रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आना स्वाभाविक बात है कि सर एक टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एक नॉर्मल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है, एक साधारण कॉलेज में और जिसको अपन टॉप कॉलेज बोलते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या सर मार्कशीट में फ़र्क होता है, क्या कोई किसी एग्ज़ाम को अपन देने जाते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है उसमें, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से किसी यूनिवर्सिटी को वरीयता के अंदर फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है और किसी को बॉटम पे रखा जाता है। तो आज के इस अपन वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नॉर्मल, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो स्टेट लेवल की होती है, तो उनमें टॉप और नेशनल लेवल की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, वो कौन से कारण है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन पे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, वैसे तो ये केवल एग्रीकल्चरल की बात नहीं कर रहा मैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कोई सी भी कॉलेज क्यों ना हो, सब पे लागू होते हैं। ये सभी पॉइंट जो है किसी इंस्टीट्यूट पे भी लागू होते हैं, किसी भी तरह का क्यों ना हो, और कोई कोचिंग सेंटर है मान लो तो उस पर भी इनमें से काफ़ी कुछ पॉइंट लागू होते हैं। इज इट क्लियर? अब अपन डिटेल में जानते हैं ना। मैंने ये 17 पॉइंट्स जो हैं वो रिसर्च करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किसी रैंक में टॉप घोषित होने के लिए, अगर आपको टॉप रैंक लेके आना है तो एक यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उसको फोकस करना होता है, देखते हैं अपन डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट है फैकल्टी, स्टाफ। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें डिपार्टमेंट वाइज प्रॉपर फैकल्टी नहीं होती। जैसे आपके एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सोइल साइंस है, पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में आप अगर बात करो तो डिपार्टमेंट के HOD होते हैं, इसके अलावा प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, टेक्निकल पूरी टीम होती है। इसके अलावा हर तरह के कर्मचारी जो उसके अंदर आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके अंदर प्रॉपर स्टाफ होता है, और जिनकी रैंक नीचे आती है उनके अंदर प्रॉपर स्टाफ नहीं होता। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास पूरा स्टाफ होगा, पूरी जो आप अगर बोले तो ह्यूमन पावर अगर प्रॉपर होगी तो बेस्ट जो है बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे और बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया फैकल्टी का। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो कॉलेज के अंदर अपन ने बात कर ली डिपार्टमेंट की कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ है, ऐसी कॉलेज होती है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उनका सिस्टम होता है वो उतनी अच्छी फैसिलिटी उस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं करा पाते, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि उनमें लाइब्रेरी भी प्रॉपर नहीं होती। देखो, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी अलग होती है, इसके अलावा जो है आपके यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अलग होती है। तो कई जगह ये फैसिलिटी होती है, कई जगह ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर है तो आप टॉप में जाओगे, नहीं है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा ऑडिटोरियम, सभागार जिसको अपन बोलते हैं, सभी बच्चों को बिठा के बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करवाना, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाना, उसके लिए यूनिवर्सिटी के खुद के अपने पर्सनल ऑडिटोरियम होते हैं। तो अगर ऑडिटोरियम है आपके पास तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ है वो टॉप में है, जहाँ नहीं है वो बॉटम पे है। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिकल लैब। स्पेशली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। आप जब कॉलेज में जाओगे तो जितनी थ्योरी की क्लास होती है आपकी, उतनी आपकी प्रैक्टिकल की क्लास होती है। अब प्रैक्टिकल जब आप करने गए तो पता चला कि लैब के अंदर कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, प्रैक्टिकल की फाइल ही नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये पहले से पता है कि अपने पास संसाधन नहीं है। अब अगर आप टॉप कॉलेज में जाओगे, टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे,
तो आपके पास पूरी फैसिलिटी रहेगी। आप कुछ भी एग्रीकल्चर का थ्योरी में पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड आप जब लैब के अंदर जाओगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आपको वो सब चीज़ दिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद में आपको वर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा कि अब आप बेटा नया सोचो और आप नया इसमें क्या कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है वो फैसिलिटी, लैब नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे, आप तो देखोगे नहीं। इसको एक साधारण भाषा में समझना, जैसे मान लो आपके पास कोई मोबाइल है और उस पर अपन डिस्कस करते हैं। आपका प्रैक्टिकल चल रहा है कि मोबाइल पे कैसे अपन बात करते हैं, कैसे अपन मैसेज भेजते हैं। तो सुबह सुबह मान लो मैं कॉलेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह सुबह मैं आपको बताऊँगा पहले पीरियड के अंदर कि एक मोबाइल ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू अपन दूर बैठे बात कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं। जो कुछ थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको बहुत अच्छे से। फिर मैं आपको कहूँगा कि बेटा आप 4th पीरियड में आना, तो अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, कॉलेज अच्छी है, तो आपका बेंच बना हुआ होगा और बेंच के अंदर सभी की टेबल के ऊपर जो है मोबाइल सेट रखे हुए होंगे। तो मैं आप प्रैक्टिकल करा रहा हूँ क्योंकि, तो आपको मैं कहूँगा कि देखो देखें एक दूसरे से बात होती है क्या। तो सीट के ऊपर एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिखे हुए रहेंगे, तो आपको मैं कहूँगा कि चलो आप नंबर डायल करो, देखिए बात होती है कि, तो वो कॉर्नर वाला इधर वाले को नंबर डायल करके बात करेगा कि यार सब बात तो हो रही है यार, तगड़ा है तो सिस्टम, अच्छा बात होगी। फिर मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि मैसेज भी जाता है, तो आप मैसेज करके देखोगे मोबाइल पे तो आपके पास मैसेज डिलीवर, इसका मतलब मैसेज तो हो गया। अब ये सब चीज़ें आपने क्योंकि पहले से सेट की हुई है और इतनी रिसर्च हो चुकी है, तो नया काम आपको दिया जाता है। हालांकि जो मैं लाइन अगली बोल रहा हूँ वो आगे की बात है, लेकिन फिर भी यूँ मान लो कि आपको इस तरह का काम दे दिया कि चलो ठीक है बेटा, देखो मैसेज भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, चलो अब कुछ ऐसा सोचो आप कि जो है जब बात हो अगले से तो सामने वाले की फ़ोटो भी दिखे, जिसको अपन वीडियो कॉलिंग बोलते हैं। तो वो एक रिसर्च का वर्क आ गया, बच्चे उस पर दिमाग लगाएंगे। हालांकि ये यूजी के लेवल की बात नहीं है, आगे के लेवल की बात है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको इनोवेटिव वर्क दिया जाता है। तो इनोवेटिव तो तब करोगे ना जब आप देखोगे पहले, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है तो ये फैसिलिटी मिलेगी और अच्छी नहीं है तो ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अच्छे है तो नंबर अच्छे आएंगे यूनिवर्सिटी के, नहीं तो नहीं आएगी, वो रैंकिंग में पिछड़ जाएगी। तो ये हो गई है प्रैक्टिकल की, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं अटेंडेंस की। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें कॉलेज में जाना ज़रूरी भी तो हो। तो आप देखोगे कि जितनी टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बच्चों को जाना ज़रूरी होता है। अगर आप जाते हो कॉलेज में तभी तो इन सब चीज़ों का ऊपर वाले का आपको फ़ायदा उठा पाओगे, तभी तो प्रोफेसर पढ़ाएगा, तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके काम में आएगा, तभी तो वो लैब, जो प्रैक्टिकल के लैब और जो इक्विपमेंट वो आपके काम में आएंगे। तो बच्चा आना तो चाहिए। तो उसके लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ अटेंडेंस होती है, और अगर बच्चा नहीं जाता है तो उसको ही बोल दिया जाता है कि बेटा इस बार हम आपको परीक्षा में नहीं बैठाएंगे, आप अगले सेमेस्टर में आना। कि सर क्यों? तो क्यों का कारण ये है क्योंकि आप आए ही नहीं थे, इसलिए आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है। आपने इस सेमेस्टर का कुछ पढ़ा ही नहीं, करके ही नहीं देखा, तो अगले सेमेस्टर में आ जाना और आराम से करके देखना। तो उस बच्चे को जो है, कहीं यूनिवर्सिटी में आपने सुना होगा यार परीक्षा में नहीं बिठा रहे, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। तो जो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है उतनी स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे है और वहाँ पे बच्चों को जाना पड़ता है। तो बच्चा जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये अटेंडेंस का काम हो गया। 5th नंबर पे है स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट। बहुत सारी ऐसी कॉलेज है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कॉलेज के अच्छे बच्चे, जो इनोवेटिव बच्चे हैं, जो रोज़ जाते हैं, जो सीखते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उन बच्चों का ग्रुप बना के उनको फॉरेन भेजते हैं। किसी को अमेरिका भेजते हैं, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, किसी को इंग्लैंड भेजते हैं। जो यूनिवर्सिटी का काम है और जिस पे वो चाहते हैं कि ये हमें बच्चों को हम दिखाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को यूनिवर्सिटी जो है बाहर भेजते हैं। जैसे हर साल हमारे RCA कॉलेज है उदयपुर में, यहाँ से बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। 8, 10, 15, 20 बच्चों को हर साल वो भेजते हैं, जिसका बच्चों से चार्ज नहीं लिया जाता, यूनिवर्सिटी पे करके अपने स्तर पे भेजती है। ठीक है, तो उस पे भी आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है कि आप बच्चों के लिए इनोवेटिव क्या कर रहे हो और आउट ऑफ कंट्री के लिए बच्चों के लिए आपकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा आगे बात आती है, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट लगभग पढ़ने पड़ते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हो तब भी उसको बहुत कुछ पढ़ना होता है, चाहे वो BSc MSc PhD इधर कर रहा हो जनरल, तो भी उसको बहुत कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को बच्चों को
मार्केट में नया क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नया क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में नया क्या हो रहा है, उन सब के लिए सेमिनार कंडक्ट कराने होते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल के सेमिनार और इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार। तो रैंकिंग के अंदर ये भी देखा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है कितने सेमिनार करा रही है और किस टॉपिक पे करा रही है। इज इट क्लियर? वहाँ से भी आपकी रैंक डिपेंड करती है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च आउट ऑफ कंट्री। कहने का मतलब ये है कि एक एकेडमिक जो आपका सिस्टम होता है जिसके अंदर बच्चों का स्टडी से रिगार्डिंग काम होता है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा काम रिसर्च का होता है। तो रिसर्च कौन करते हैं कि वहाँ के पीएचडी स्कॉलर है वो, एमएससी स्कॉलर है वो, प्लस वहाँ के पर्टिकुलर प्रोफेसर, मतलब फैकल्टी प्लस स्टूडेंट, या कई बार फैकल्टी के पास भी प्रोजेक्ट आता है पर्टिकुलर, तो उनका काम होता है पर्टिकुलर रिसर्च करने का। आपने कई बार देखा होगा कि ये वैरायटी जो है जोबनेर से निकली हुई है, ये वैरायटी जो IRI से निकली हुई है, ये जो वैरायटी है ये जो आपकी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। इसका मतलब वहाँ क्या चलता है, रिसर्च का वर्क चलता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको आना है तो आपके यहाँ से ज़्यादा रिसर्च वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ से वेराइटीज़ निकले। अगर इंजीनियरिंग का सेगमेंट है तो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीनरीज है उनमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप डेयरी से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो आपको उसमें आपको रिसर्च करके बतानी होगी। अगर ज़रूरत पड़े आपको कि लगता है कि अपने को बाहर भी बच्चों को भेजना पड़ेगा या रिसर्च के लिए अपनी टीम भेजनी पड़ेगी, तो आउट ऑफ कंट्री भी कई बार जाना होता है। उसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में आप पर्टिकुलर रिसर्च कर पाते हो। तो आपकी यूनिवर्सिटी को ये भी देखना होगा कि रिसर्च में उसका कैसा काम है, यदि आपको टॉप में आना है तो। अगर नहीं है अच्छा काम तो आप नीचे आ जाओगे, रैंकिंग आपको नीचे मिल जाएगी। आगे चलते हैं अपन। आगे है स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हमारे यहाँ से जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं, जो जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो कितने जॉब ओरिएंटेड हैं और अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे कहाँ गए हैं। एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, यहाँ आप प्राइवेट भी काम काउंट कर सकते हो कि प्राइवेट सेगमेंट में अगर बच्चे गए तो कितने जो है वो सक्सेसफुल हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में गए तो आज वो क्या काम कर रहे हैं। अगर खुद का अगर जाके कोई बिजनेस शुरू किया है बच्चे ने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अगर वर्क किया है, तो कितने बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हैं। उनकी पूरी गणित यूनिवर्सिटी को अपने पास रखनी होती है और शो करना होता है कि मेरे यहाँ से इस बैच में इतने बच्चे पढ़े हैं और इतने में से आज इतने बच्चे सेट हो गए, और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में गए तो गवर्नमेंट में। तो वहाँ ये काउंट किया जाता है कि यहाँ से पास आउट जो बच्चे हैं वो कितने सेट हो रहे हैं आगे जाके, कितने इस कॉलेज से ली हुई एजुकेशन से अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स, वो बात ऊपर वाली आ गई कि बच्चे अलग अलग सेक्टर में कहाँ कहाँ जाके सेट हो रहे हैं और अपना कैरियर फाइनली जो है अपना कैरियर जो है वो बना पा रहे हैं। अगला जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो या अच्छी कॉलेज में हो तो पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स के लिए स्टाफ भी है प्लस ग्राउंड भी है। ग्राउंड बोले तो अब एक ही बच्चा एक ही तो गेम, केवल क्रिकेट ही तो खेल नहीं सकते। तो अगर अलग अलग बच्चों की जो रुचि है और उसके अलग अलग इंडोर आउटडोर जो भी गेम्स हैं उनके पूरे, अगर उनके पास ग्राउंड है और पूरी फैसिलिटी है तो वो यूनिवर्सिटी और अच्छे टॉप रैंक लाएगी, क्योंकि इसमें मार्क्स उसके अच्छे आएंगे। आगे चलते हैं। आगे है मेडिकल फैसिलिटी। आपकी यूनिवर्सिटी है मेन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर, फिर आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होगी किसी स्टूडेंट को, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए क्या करती है? क्या वहाँ एक डिस्पेंसरी है? क्या एक वहाँ छोटा हॉस्पिटल है? कॉलेज अपने लेवल पे क्या करता है? अगर कॉलेज में कोई बच्चा अचानक बीमार हो जाता है तो कॉलेज की तरफ से क्या फैसिलिटी रहती है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है। तो वहाँ देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी इसके लिए पर्टिकुलर क्या वर्क करती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है ना, रात को अगर मान लो बीमार हो गया तो यूनिवर्सिटी उसके लिए क्या फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल कराती है, वो चीज़ें भी काउंटेबल हैं, काउंट होती है। फिर है हॉस्टल फैसिलिटी। आपने देखा होगा कई बार बच्चे पूछते रहते हैं फ़ोन करके, अरे सर मैं उस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, क्या वहाँ हॉस्टल है? क्या वहाँ हॉस्टल है? इसका मतलब है ये एक
ये क्वेश्चन है कि भाई कई जगह हॉस्टल होता है, कई जगह हॉस्टल नहीं होता। तो अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आपके पास बच्चों के लिए सब व्यवस्था होगी, अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आपके इस पॉइंट पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यूँ मान लो कि कोई टॉप यूनिवर्सिटी, इसका मतलब वहाँ फैसिलिटी ये अवेलेबल है। आगे चलते हैं, ट्रैवलिंग फैसिलिटी। कई बार बच्चे जो हैं मैंने देखा है, मेरा निजी अनुभव भी रहा है कि जब मैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ ICAR के थ्रू, तो वहाँ मैंने देखा कि हॉस्टल बहुत दूर है और पर्टिकुलर उस टाइम इंजीनियरिंग का नया विंग ही शुरू हुआ था, तो हॉस्टल की भी कहीं ना कहीं फैसिलिटी बच्चों के लिए नहीं थी, दूसरी जगह एडजस्टमेंट कर रखा था उस टाइम। तो वहाँ आना जाना काफ़ी दूर पड़ता था, मतलब तो ऐसे और भी बच्चे अभी आप क्योंकि इसी लाइन में आ गए तो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन यूँ मान के चलो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके हॉस्टल और कॉलेज या फिर उन बच्चों के रेजिडेंशियल और कॉलेज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, और गर्मी का टाइम हो तब तो बच्चों के पास ऐसी 1-2 यूनिवर्सिटी जहाँ पेड़ भी नहीं है रास्ते में, मतलब कि बच्चा धूप में 2 मिनट रुक जाए, और एग्रीकल्चर के बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो बाइक लेके आ जाए पर्सनल अपने, तो बच्चों को कहीं ना कहीं असुविधा होती है। तो असुविधा होती है बच्चों को, तो लास्ट में नुकसान किसको होता है? यूनिवर्सिटी को। कैसे नुकसान होता है? क्योंकि उसकी रैंक गिर जाती है, इस फैसिलिटी में उसके कहीं ना कहीं मार्क्स कटते हैं। हाँ दूर है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए आपको व्यवस्था ये करनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि गांव के बच्चे होते हैं जनरली एग्रीकल्चर में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पास ज़्यादा व्यवस्था होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश कमज़ोर रहती है, या हिंदी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो क्योंकि आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करना है, आपको नेशनल लेवल पे रिसर्च करना है, तो आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है, अपना बातचीत करने का तरीका जो है बच्चे का बहुत अच्छा हो, वो अपनी बात को दूसरे बंदे को बहुत अच्छे से समझा सके, तो इसी को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे वर्कआउट करती है बच्चों के लिए। तो अगर आप करते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप में चली जाएगी, और नहीं करते हो तो आपकी नीचे चली जाएगी। तो ये पॉइंट भी डिस्कस होता है। इसके अलावा होता है कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके थ्रू बच्चे जो है अपने कल्चर को जानते हैं, एक्चुअल में क्या अपनी कल्चर है। इसके अलावा बच्चे स्टेज पे आना सीखते हैं। कल्चरल प्रोग्राम का मतलब होता है अदर पढ़ाई से अलावा भी आप अदर एक्टिविटीज़ मंच पे जाके करो, तो उनका भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को जो है मार्किंग होती है, और किस लेवल पे होती है, वो जिस लेवल का प्रोग्राम करोगे आप, जैसी आप बच्चों को फैसिलिटीज़ दोगे उसी लेवल पर आपको मार्किंग मिलेगी। फिर आती है रिसर्च पेपर एंड बुक्स। आपके वहाँ यहाँ जो भी स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं या जो भी आपका फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सब मिलके कितनी रिसर्च कर पा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे कर पा रहे हैं, क्या आपको टारगेट दिया था उस टारगेट पे आप रिसर्च कर पाए तो उसका आउटपुट क्या है। और इसके अलावा अलग अलग बुक्स भी यूनिवर्सिटी निकालती रहती है किसी न किसी, जैसे महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या प्रताप के नाम से बुक निकालती है। इसके अलावा 2-4 बुक और भी निकलती है, तो कोई साप्ताहिक निकालते हैं, कोई मासिक निकालते हैं, कोई ईयरली निकालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बुक है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश होती है। अगर आप पब्लिश कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो आप टॉप में जाओगे, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम बाई यूनिवर्सिटीज़ की ये भी ड्यूटीज़ होती है, या उनके बायोलॉजी में ऐसा शामिल किया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जिस एरिया में है वहाँ हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अभी मान लो सुकाड़िया यूनिवर्सिटी यहाँ, तो उन्होंने जो है ये पास में गाँव है रघुनाथपुरा करके, उस गांव को जो उन्होंने गोद ले रखा है और वहाँ बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, ये गांव में आसपास में बहुत सारे कैंप लगाती है और लोगों को जागरूक करती है एग्रीकल्चर के अपने अलग अलग सेगमेंट में। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोगों को जानकारी देनी है, उस पर नया कोई सीड आया उसका लोगों को बताना, उसके बारे में। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोगों के काम के होते हैं। इसके अलावा मेले लगाती है कई बार यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोग्राम अपने कंडक्ट करती है, जिसमें किसानों को इकट्ठा करके लेके आती है और फिर उनको जानकारी देती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो यूनिवर्सिटी को करने होते हैं।
तो अब मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये मैंने मेजर लिखे, इसके अलावा भी एक आधे कारण और भी हो सकते हैं। ये वो सब कारण है जिस पे किसी कॉलेज की रैंक डिपेंड करती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मुझे टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। अगर आप टॉप जगह जाओगे तो ये सभी चीज़ें वहाँ सीखोगे, और जब कभी भी आप कंपटीशन दोगे तो जो बच्चा ये सब काम किया होगा वो हमेशा जो नहीं किया उससे आगे रहेगा, उसकी जॉब भी इतनी जल्दी लगेगी। इसके अलावा अच्छी जॉब लगेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की। अगर खुद का वो बिजनेस करना चाह रहा है तो इतनी दुनिया वो देख के आएगा, ये सब चीज़ें वो करके आएगा, तो वो बाकी भीड़ से अलग रहेगा। तो अगर वो खुद का बिजनेस करेगा तो भी उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके आया। तो मेरा आपका यही निवेदन है आपसे कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलें। और इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने वालों की संख्या बहुत है लेकिन यह सीट कम है। उसके लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और कंपटीशन एग्ज़ाम जो आपके फाइट है वो करने पड़ेंगे, उनमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। जितनी अच्छी रैंक लाओगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर हमें और कोई जानकारी आप देना तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हमारे लॉन्ग ईयर के बैच शुरू हो चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि मुझे एक साल तैयारी करना वापस अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो वो बच्चे अभी अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा के और लाइव क्लासेस डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।